नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया था नितेश जी के साथ, फिर से वही मेरे साथ हैं। पिछली बार जो हमने बात की थी वो हमने स्काईलार्क और धार पशु आहार की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हमारी बात हुई थी। लेकिन इस बार हम बात करेंगे धार पशु आहार में क्या क्या न्यूट्रिशन है, क्या क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और उसके पीछे का साइंस क्या है। तो उसके बारे में आइए जानते हैं खुद नितेश जी से। नितेश जी, फिर से आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, फीड जो आपके यहाँ पे बनती है उसकी टेस्टिंग कराते हैं, क्या कभी खुद टेस्ट करके देखा है? अनेक बार बहुत बार हम उसको चेक करते हैं, स्मेल, उसका टेक्सचर, ओके क्योंकि पशु में टेस्ट बड्स नहीं होते हैं इतने विकसित जितने ह्यूमंस में होता है। ओके पर गाय की जो स्मेलिंग की सेंस है वो, अगर हम एनिमल कैटेगरी की बात करें तो थर्ड नंबर पर आती है। इट्स स्ट्रॉन्गर देन अ डॉग। ओके तो वो हमेशा स्मेल से खाती है। तो इसलिए अनेक बार मैंने कहा कि सबसे पहले तो विजिबल टेस्ट हम जो कर सकते हैं वो उसके टेक्सचर को देखकर, उसके बाद सेकंड इज उसकी स्मेल को चेक करके फीड की, और थर्ड इज बाय द टेस्ट। तो ये चीज़ हम करते रहते हैं। तो ये ह्यूमंस पे मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं है या फिर? नहीं, इसमें ऐसी कोई चीज़ हम डालते ही नहीं कि कुछ इस तरीके से जो नुकसान कर दे। अच्छा कि हम इसमें बहुत बेस्ट क्वालिटी का अनाज डालते हैं, जिसमें चाहे मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, अपने अपने प्लांट की इसमें सोया डालते हैं। ओके ओके तो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी के अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कोई भी इसमें बाकी विटामिन और मिनरल्स हैं। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नुकसान दे। तो मतलब खा सकते हैं हाँ, इंसान भी खा सकते हैं फिर। विद अ डिस्क्लेमर कि घर पे ट्राई ना करें। हाँ, विद अ डिस्क्लेमर, घर पर ट्राई ना करें। आप कहते हैं कि धार पशु आहार में मल्टीग्रेन कंपोजिशन है, उसके बारे में मेरे को थोड़ा बताइए, उसमें क्या क्या आप मिक्स करते हैं? देखिए, ये सीजनल है अजीज सेट, कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। रॉ मटेरियल के प्राइस पर निर्भर करता है, वहाँ की एक पर्टिकुलर एनिमल के आदत पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल कि राजस्थान में फीड में ग्वार कोरमा बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन अगर वही ग्वार कोरमा हम यहाँ डाल देंगे तो एनिमल उसको नहीं खाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गाय में स्मेलिंग जो सेंस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और हम किसी भी फ्लेवरिंग एजेंट से उसको मास्क नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, वो उसको नेचुरल रखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। एक कुकिंग इफेक्ट देकर उसमें हम फ्लेवर लेके आते हैं। तो इस तरीके की कोई मास्किंग हमें ना करने की ज़रूरत पड़े। तो इसमें मक्का है, सोया है, बाजरा है, वीट है, और तमाम तरीके के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पशु की उम्र के हिसाब से अमाइनो एसिड बैलेंस करके चलते हैं। तो इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द एनिमल, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, इसमें इंग्रेडिएंट्स अप डाउन होते रहते हैं। गर्मी में हम फॉर इंस्टेंस इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं कि कूलिंग इफेक्ट रहे एनिमल के अंदर, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है हीट जनरेट ना हो। तो इन सारी बातों पर निर्भर करते हैं फीड के इंग्रेडिएंट्स। अब मैंने सुना है कि जो आपका अनाज है जो फीड में मिक्स करते हैं जिससे फीड बनता है, वो आप खुद उगाते हैं? नहीं, हम खुद तो नहीं उगाते हैं, और कितना ही उगा लेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत लार्ज लेवल की हैं। बट हम उसको कोशिश करते हैं कि बहुत रिलायबल और ट्रस्टेड अच्छे सोर्सेज से प्रोक्योरमेंट करें। जैसे मक्का है, बेस्ट क्वालिटी की बिहार में मिलती है, तो हम बिहार से सीज़न पर मक्का प्रोक्योर करते हैं, हमारी अलग से टीम जाती है। और इसी प्रकार से जो सोया है, वो हमारे सोया प्लांट में स्काईलार्क प्रोटीन्स जो हमारा प्लांट है, वहाँ से हम क्वालिटी की सोया लेते हैं। कुछ अनाज डायरेक्टली किसान से भी लेते हैं, अभी उनका भी बेनिफिट हो। तो इस प्रकार से अलग अलग सोर्सेज से हम प्रोक्योर करते हैं, और बहुत ही ट्रस्टेड और सर्टिफाइड मेथड्स के थ्रू हम ये प्रोक्योरमेंट करते हैं। हाँ, लास्ट टाइम हमने अफ्लाटॉक्सिन के बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि बार बार हमें बताना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो मैं इस बार फिर से थोड़ा सा और हमारे किसान भाइयों को बताया जाए कि अफ्लाटॉक्सिन है क्या। अफ्लाटॉक्सिन एक बहुत खतरनाक जहर है,
जो आमतौर पर अनाज में पैदा हो जाता है फंगस लगने की वजह से। ये अमूमन स्टोरेज कंडीशन की वजह से, कभी कभी फसल जिस टाइम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो गई उसकी वजह से, या हमारा रास्ते में कहीं पे गीला हो गया कोई भी मटेरियल उसकी वजह से, या फिर हमने उसको डायरेक्टली किसी ऐसी दीवार के साथ या फर्श पर स्टोर कर दिया जहाँ पे नमी की अवस्था बनी हुई है। तो फंगस को ग्रोथ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर वो, और दूसरा जो है वो मॉइस्चर। जब भी इसको ये दो चीज़ें मिलेगी फंगस मल्टीप्लाई करेगा और जिसकी वजह से अफ्लाटॉक्सिन पैदा होगा। ओके ओके। हाँ जी, तो ये अफ्लाटॉक्सिन जो है ये बहुत खतरनाक जहर है जो पशु के शरीर में जाता है, चाहे वो अनाज के थ्रू जाए चाहे किसी फीड के माध्यम से जाए, और फिर वो दूध से कन्वर्ट होके M1 और M2 की फॉर्म में जो है हमारे तक पहुंचता है। ये हमारे बच्चे या हम घर पे उस दूध को कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर फिर वो इस तरीके की खतरनाक जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर है, लिवर इश्यूज हैं, या फिर हमारी इनफर्टिलिटी की समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का कारक रखता है। ओके ओके। इसका अलग की अपनी खुद की लैब है और उसमें वो अपनी सारी जितने भी फीड्स हैं उनकी टेस्टिंग कराते हैं। वो प्रोसेस कैसे होता है और R&D जो टीम है वो कैसे इसमें अपना योगदान देती है? देखिए, सबसे पहला तो लैब से पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि प्रोक्योरमेंट लेवल पे आपको कंट्रोल करना है तो आप प्रोक्योरमेंट ही ऐसे रिसोर्सेज से करें। आप वेंडर को विजिट करें, वहाँ का उसका स्टोरेज का मेथड देखें, उनका हार्वेस्टिंग का मेथड देखें, या इस प्रकार की चीज़ें आप वो देखिए सबसे पहले। सेकंड जो है विजिबिलिटी, जो आप चीज़ें जो है अपने नॉर्मल सेंसेस को करके देख सकते हैं, वो है आप उसको देखें। अनाज यदि दिखने में ही खराब है, गला हुआ है, सड़ा हुआ है, काला है, या किसी प्रकार की जो उसमें उर्ली है, सुसुरी है, या इस प्रकार के कोई कीड़े अनाज के अंदर है, वो वैसा टाइप का अनाज हम ना खरीदें। या तीसरा है उसको स्मेल करके देख सकते हैं कि अगर स्मेल ही उसमें ख़राब आ रही है तो वहाँ पे उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। फिर टेस्ट के माध्यम से हम अनाज को देख सकते हैं कि हम टेस्ट करें उसको। फिर आता है मशीन का पार्ट जिसमें हम मॉइस्चर उसमें एनालाइज करते हैं, एनर्जी एनालाइज करते हैं, प्रोटीन एनालाइज करते हैं, फाइबर एनालाइज करते हैं। इसमें NIR की टेक्नोलॉजी है और तमाम तरीके के अलग अलग टेस्ट जो हम वेट केमिस्ट्री एज वेल एज रैपिड टेस्टिंग किट भी हम यूज़ करते हैं जो टॉक्सिन को टेस्ट करके हमें थोड़े से फास्टर रिजल्ट देती है। ओके। तो और QC डिपार्टमेंट का इसमें अहम रोल है। क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा डिपार्टमेंट है वो फीड के भी सैंपल लेता है और हर गाड़ी की 100% सैंपलिंग होती है बिफोर इट एंटर्स द प्लांट। ओके, 100% सैंपलिंग में हम विश्वास रखते हैं, कोई रैंडम सैंपलिंग से कोई गाड़ी खाली नहीं हो सकती। ओके, तो उस चीज़ का हम खासा ख्याल रखते हैं। उसके बाद हर बैच की ट्रेसेबिलिटी हम करके देते हैं ताकि कल को कोई मेरा बैच मार्केट में जाए तो मुझे पता हो कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ से आया था और किसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हमें आई। हम अपने बैच की ट्रेसेबिलिटी जो है वो रखते हैं ताकि फार्मर को सेटिस्फाई करने में कल को हमें ईजी। राइट। आप कहते हैं कि आपका जो फीड है वो ऑल इन वन फीड है, मतलब उससे सब कुछ हमें मिल जाएगा, लाइक मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम। तो ये जो बैलेंस है ये आपने कैसे क्रिएट किया? देखिए, न्यूट्रिशन की समझ होना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों के लिए, और मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत क्लियरली बताया कि हम न्यूट्रिशन पे पिछले लगभग 45 प्लस सालों से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 इयर्स नाउ। तो जब हम एक छोटे से चूज़े को 30 ग्राम से और 3 किलो तक ले जाने की अगर हम गुंजाइश रखते हैं तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज़ न्यूट्रिशन है। इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। आपको पता है एनिमल की रिक्वायरमेंट है कि उसको 27% फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन चाहिए तो उस 27% प्रोटीन को मैनेज करके देना है। वो फिर हम वेरियस सोर्सेज से कर सकते हैं, जो प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज हैं, खल है और चीज़ें हैं। तो यही उसमें लगता है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस। आपके पास
तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कैटल फील्ड में। वो है ट्रांस फ्रेश, ट्रांस ड्राई, ट्रांस क्लोजअप। ये तीन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये प्रोडक्ट, मैं जैसा कि एक मार्केट गैप की बात करूं, हाँ मार्केट में बहुत गैप था। कंपनियां में मेजॉरिटी दो तरीके के ही प्रोडक्ट बना रही थी, ट्रांस ड्राई, और फिर एक अगला ट्रांजिशन के लिए वो फ्रेश में भी वही डाल रहे थे और क्लोजअप में भी वही डाल रहे थे। जबकि एनिमल की रिक्वायरमेंट तीनों स्टेजेस में बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर मैं ड्राई पीरियड की बात करूं तो ड्राई पीरियड टोटल 60 डेज का होता है, और इस 60 दिन में एनिमल को ड्राई इसलिए बोलते हैं कि वो दूध से सुखा दिया जाता है, क्योंकि पूरे ब्यांत उसने दूध दिया है और उसके शरीर से मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, ये चीज़ें ड्रेन आउट हुई है थ्रू मिल्क। अब उसको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। अपने अडर को भी, अडर के जो सेल्स हैं उनको फिर से विकसित करने की ज़रूरत है। अगले ब्यांत के लिए जो तैयारी करने की ज़रूरत है, रिजर्व्स बनाने की ज़रूरत है। तो इस टाइम उसको सिर्फ अपना नहीं, उसके पेट में बच्चा है जो पल रहा है, और बच्चे का मैक्सिमम विकास जो है लास्ट के 60 दिन के अंदर होता है। तो इसीलिए ट्रांस ड्राई प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया, क्योंकि उसको कम खा के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है अपने बच्चे को भी देना हो और अपनी सेहत का भी ख्याल रखता है। दिस इज द ट्रांस ड्राई। देन कम्स टू क्लोजर, जो बयाने से 21 दिन पहले हम शुरू करते हैं। उस टाइम बच्चे की ग्रोथ, बच्चे को जन्म देना है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आते हैं उससे भी हमें फाइट करनी है। यानी कि जो ब्यात के बाद मिल्क फीवर हो जाता है, या आरओपी के केसेस आ जाते हैं, मेस्टाइटिस के केसेस आ जाते हैं, इस प्रकार की जो कीटोसिस की समस्या आ जाती है आने के बाद, वो समस्याएं ना आए, इसीलिए ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। किसान सोचता है कि इस पीरियड में एनिमल को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, और इस समय क्या होता है, बच्चेदानी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और पेट का साइज जो है वो थोड़ा सा धक्का मार के रूमन को वो कम रह जाता है। तो कम से कम खाकर अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करना, ये जो है ट्रांस क्लोजअप का रोल है। उसके बाद आ गया अपना ट्रांस फ्रेश। ट्रांस फ्रेश जो प्रोडक्ट है, प्याने से पहले एनिमल को डीकैट नेगेटिव में बैलेंस करना होता है। ब्यात के तुरंत बाद जो है उसको डीकैट पॉजिटिव की आवश्यकता होती है। तो इसमें पॉजिटिव आयंस वाले घटक रहते हैं ट्रांस फ्रेश के अंदर, और इसमें रिक्वायरमेंट अब देखिए अचानक से रिवर्स हो गई। पहले आपको कैल्शियम नहीं चाहिए था, अभी दूध देना है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और अभी क्या होगा, रिवर्स प्रक्रिया चलेगी। पहले बच्चेदानी का साइज बड़ा हुआ था, अब जो है बच्चेदानी को ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आना है, और अगले ब्यात के लिए तैयार करना है एनिमल को, अगली हीट के लिए तैयार करना है, और पेट के साइज जो है फिर से बड़ा होने लगेगा। तो उसके बाद जो कुछ डिस्चार्ज होता है, जो साफ सफाई होती है एनिमल की यूट्रस के थ्रू, वो सफाई होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद उसको 45 डेज के अंदर पीक ईल्ड अचीव करना है। ये सारे काम ट्रांस फ्रेश प्रोडक्ट करता है। तो इट्स समथिंग लाइक वेरी वेरी सिमिलर टू आवर ह्यूमन मदर्स। जब बच्चा होने से, डिलीवरी से पहले उनको सौंठ के लड्डू खिलाए जाते हैं, इस प्रकार की डाइट दी जाती है। और बेबी होने के तुरंत बाद जो है उनको अब हाई एनर्जी वाली चीज़ें दी जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में हलवा दिया जाता है, गोंद के लड्डू दिया जाता है। राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर। तो यही गैप है जो हमें समझना है, क्लोज करना है, और ट्रांजिशन पीरियड में एनिमल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो धार पशु आहार ट्रांस ड्राई, फिर ट्रांस क्लोजअप, और फिर ट्रांस फ्रेश के थ्रू करता। ओके। लास्ट टाइम आपने एक बात बताई थी कि जब फार्मर फीड खरीदता है तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़े कम पैसे की वजह से, उनको फीड महंगी लगती है, थोड़े कम पैसे की वजह से कुछ और फीड खरीद लेते हैं, जो कि एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन चाहिए पशु को वो मिल नहीं पाता। तो क्या ये जो प्रॉब्लम है ये धार के साथ भी है? धार भी उनको महंगा लगता है, और अगर महंगा है तो क्यों?
देखिए, महंगे सस्ते की परिभाषा बहुत ही सब्जेक्टिव है। हाँ। ठीक है, हम एज स्काईलार्क इस चीज में विश्वास रखते हैं कि फार्मर ने जो मेरे को पे किया है उसका वर्थ मैं उसको रिटर्न कर, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट बेस्ट प्राइस। राइट। अगर मुझे कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है तो किसान उसमें 100 रुपया डालने में हेजिटेट नहीं करेगा जब उसको उस 100 रुपए की वर्थ दिखेगी। राइट। लेकिन अगर वो कब हेजिटेट करेगा कि मैंने महंगा भी खरीदा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी किया और मुझे रिजल्ट कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो कुछ भी महंगा नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी, द वर्थ ऑफ मनी दैट वी आर रिटर्निंग टू द कस्टमर। राइट। राइट। बट इन मेरा फिर से मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूँगा, धार ये फेस करता है कि महंगा है ऐसा कुछ? देखिए, ये मार्केट की सबकी मेंटालिटी ऐसी है कि लोग को हमेशा सबसे सस्ता चाहिए, बट क्वालिटी कम्स विद द प्राइस टैग ऑलवेज। राइट। 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 सो अगर मुझे आज अफ्लाटॉक्सिन मैनेज करना है, मेरी प्रोक्योरमेंट अनाज की वैसी है और मुझे लोगों से अलग करना है, पशु की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और मेरे को मेक श्योर करना है कि पशु जो है वो अगले ब्यात में सही समय पर बच्चा भी दे, उसका दूध भी सही तरीके से बरकरार रहे, उसकी सेहत भी बरकरार रहे, तो मुझे उसका प्राइस जो है आम से थोड़ा सा ऊपर अपने आप ही जाएगा। बिल्कुल, क्वालिटी दे रहे हैं आप। आपको क्वालिटी देने के लिए जो आप मटेरियल खरीद रहे हैं वो उसका भी तो एक्सपेंस है। हाँ बिल्कुल, वो भी एक्सपेंसिव आता है और एडिडास और एविवास में फ़र्क होता है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप एक काऊ की पूरी लैक्टेशन जो साइकिल है वो समझते हैं, तो उस लैक्टेशन साइकिल में एक्चुअल में जो फीड उनको देनी चाहिए या जो भी उनको मिनरल्स या कह सकते हैं प्रोटीन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की उनको फीड देनी चाहिए? देखिए, हमारे पास काफ टू काऊ हर एक टाइप के प्रोडक्ट। काफ की अगर हम बर्थ के टाइम से बात करते हैं तो उसको अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है क्योंकि वो मोनोगैस्ट्रिक होता है, यानी उसके जस्ट लाइक अस ह्यूमंस उसका एक ही पार्ट ऑफ स्टमक है जो काम कर रहा है, तो उस टाइम हमें उस प्रकार का आहार उसको देना होगा। सो उसके लिए काफ स्टार्टर डिज़ाइन है, फिर उसी हिसाब से काफ ग्रोवर डिज़ाइन है। जब वो 3 महीने से ऊपर की एज में चला गया, अब उसका स्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसको वेट गेन करना है, उसके अंदरूनी ऑर्गन्स को विकसित होने की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर काफ ग्रोवर, उसके बाद हीफर यानी कि 6 महीने से ऊपर का जब बच्चा हो गया तो अभी उसको अगले ब्यात के लिए तैयार करना है, यानी कि उसका अंदर के जो जननांग है, जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको तैयार करना है, उसके लिए हीफर फीड है। फिर उसके बाद मिल्किंग में एक ह्यूज रेंज आती है, M10 है जो 10 किलो तक के एनिमल के लिए, वैसे 20 है, 30 है। तो हर एक स्टेज पे एनिमल की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो उस हिसाब से हमने हर एक अपने प्रोडक्ट रेंज को डिफाइन किया है बहुत ही बारीकी से, एनिमल की रिक्वायरमेंट को समझकर। ओके। तो हर एक स्टेज के लिए हर एक अलग प्रोडक्ट है। दूध दे रही है गाय तो उसके लिए अलग हमारा M10 M20 हो गया। उसके बाद उस पीरियड में प्रेगनेंसी वाले में तो आपके काफ स्टार्टर ग्रोवर एंड सो ऑन। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है कि आपके हिसाब से एक फार्मर को कैसे पता चलेगा कि उसका जो फीड है वो उसके पशु के लिए सही है, सही मात्रा में? वो पशु उसको बताएगा ओके। कि ये फीड मेरे लिए सही है या नहीं है। तो वो आपको एनिमल को पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। क्या ऐसा नहीं कि दूध निकाला, चारा डाला और काम खत्म। यू हैव टू सी उसके साइंस, जैसे हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स दे रही होती है वैसे एनिमल भी हमें अर्ली सिग्नल देना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनिमल की आंख से पानी बह रहा है, आवाज आ रहा है किसी प्रकार का, तो हमें ये एक साइन हो सकता है कि शायद उसके पेट में कीड़े हैं और उसको डीवर्मिंग की आवश्यकता है। वैसे ही अगर उसके जो उसकी स्किन है वो शाइन नहीं कर रही है, उसकी शाइन खत्म होती जा रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें मिनरल्स और विटामिन्स का डेफिशिएंसी होना शुरू हो गया। ओके।
तो ऐसे विजिबल साइंस छोटे छोटे, अगर हीट में आने वाला एनिमल तो आपको अलग साइन देगा, और एनिमल की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो नीचे की तरफ कान करके बैठेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं जो फीड या फॉडर दे रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है, या वो सही नहीं है, वो बैलेंस नहीं। किसान कोई प्रीमियम, बेसिकली प्रीमियम तो मैं नहीं कहूँगा, एक ऐसा फीड अपने पशु को खिला रहा है, तो वो क्या जवाब होगा कि हाँ ये आपके लिए सही है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले तो किसान ही खाता है, ठीक है। वो पशु के पास तो बाद में जाता है, किसान खाता है उसको पहले, उसकी पैकेज देखकर, उसकी ब्रांडिंग देखकर, उसका स्टाइल देखकर। पर हमें सिर्फ इन चीज़ों पे न जाके हमें कुछ विजिबल जो बेसिक हम टेस्ट कर सकते हैं, फीड का टेक्सचर हम देख सकते हैं, फीड की स्मेल हम देख सकते हैं, उसको टेस्ट हम करके देख सकते हैं। तो वो चीज़ें हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। और दूसरा, तो कोई ऐसी लैब नहीं है बिना एनिमल के जो मतलब विजिबल तरीके से ये बता दे हाँ ये बेस्ट। वो एनिमल जब जाएगा, उसके अंदर फीड जाएगा, एनिमल रिकवरी लेगा। और जो हमें आमतौर पर मार्केट में 40 देखने को मिलता है वो ये भी है कि मैं आपका फीड खिला रहा हूँ जी, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो तुरंत कोई जादू की छड़ी नहीं है। कोई भी फीड कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं ऐसे घुमाऊंगा और सुबह दूध बढ़ जाएगा, राइट। या मैं अभी डाल दिया और तुरंत आपको मतलब जो है रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही बात। देयर इज नथिंग लाइक दैट। उसको टाइम चाहिए। न्यूट्रिशन को अपना काम करने के लिए एनिमल की बॉडी में जाना ज़रूरी है, और जो उसमें कमियां हैं वो दूर करेगा। उसके लिए समय की आवश्यकता होती है, जो पेशेंस फार्मर आम तौर पर लूज कर देता है, और जो ये पेशेंस रख लेता है हाँ, वो तर जाता है। और वो फिर उसको पता है कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था इट इज वर्थ इट। और जो फ्रीक्वेंटली अगर आप चेंज करते रहेंगे तो कभी लाभ नहीं होने वाला है। आपको ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपको ट्राई एंड टेस्ट, और वो एक अच्छी ड्यूरेशन के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत, अगर कोई चीज़ आपको तुरंत रिलीफ दे रही है या कोई चीज़ आपको तुरंत किसी चीज़ पर प्रभाव डाल रही है तो वो समझ जाना रेड अलर्ट। हाँ, रेड अलर्ट, राइट, बिल्कुल सही। ये ह्यूमंस के साथ भी है। जैसे हाँ, एनिमल्स के साथ भी है। और बेसिकली जैसे कि आपने कहा कि जब फीड हम देंगे तो उससे पहले ना वो रिकवर करेगा। जैसे कि बॉडी में कुछ पहले से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी चीज़ की कमी है, तो पहले वो कमी पूरी होगी, उसके बाद उसका इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, राइट। बिल्कुल। दूध तो बाय प्रोडक्ट है। कोई भी लिविंग बीइंग फॉर दैट मैटर ऑन अर्थ, सबसे पहला हमारा पर्पस क्या है? सर्वाइवल। कि मैं फिट रहूं, मैं सर्वाइव करूं, उसके बाद सारी चीजें आती है, राइट। सो सिमिलरली फॉर कैटल ऑल्सो। सबसे पहले वो अपनी सेहत सही करेगा, वो अपने शरीर की कमियां पूरी करेगा, और उसके बाद दूध पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा। जो फीड के रिजल्ट की अगर आप बात करें तो फीड का रिजल्ट मैं हर एक फार्मर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सिर्फ उसको दूध के माध्यम से ना इवेलुएट करें। आप देखें कि आपका पशु जो है उसकी डॉक्टर के, वेटनरी के एक्सपेंस कितना जा रहा है। अगर आपकी बीमारियां कम हो गई हैं वो भी आपके लिए फ़ायदा है। अगर आपका पशु हर समय बच्चा देना, हर साल एक बच्चा दे रहा है, वो भी उसके लिए एक बेनिफिट है फीड का, न्यूट्रिशन का। अगर आपके पशु की सेहत अच्छी हो गई है, इम्यूनिटी अच्छी हो गई है, उसके शरीर पर चमक आ गई है, तो भी वो एक फीड का बेनिफिट है, राइट। क्योंकि हम आजकल मोस्टली स्टॉल फीडिंग पर है। वो टाइम चला गया जब पशु बाहर खा पी के आता था। जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें भी हमें इवेलुएट करनी चाहिए कोई भी फीड को चयन करने से पहले, राइट। मेरे हिसाब से तो गांव के हमारे जो किसान भाई हैं वो आसानी से समझ जाएंगे कि किसी भी फीड को ट्राई करो तो एटलीस्ट उसको टाइम दो ट्राई करने के बाद, तो थोड़ा धैर्य रख के फीड खिलाएं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ज़्यादा फीड देने से दूध भी ज़्यादा निकलता है, मिथ है या फैक्ट है? ये बिल्कुल एक मिथ है। ज़्यादा फीड देने से नहीं, बैलेंस्ड फीड इन ऑप्टिमम क्वांटिटी देने से ही दूध बढ़ता है। तो मिथ और फैक्ट से हमारा दूसरा सवाल ये आता है, गाय और भैंस को एक ही तरह का फीड चलेगा, दोनों एक जैसा ही खाते हैं? ये कहीं ना कहीं ट्रू है,
ये एक फैक्ट ही है, ऑलमोस्ट दोनों की रूमिनेंट्स हैं, तो फीड हम सेम दे सकते हैं। ओके कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ घटक बफलो को एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, और काऊ को भैंस की अपेक्षा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम लगती है। ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हर फीड में एफ्लाटॉक्सिन होता ही है, बस हम लोगों को पता नहीं लगता। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अफ्लाटॉक्सिन बिल्कुल 100% रहित होगी। अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल्ड करना संभव है, लेकिन उसको हम कितने बेहतर तरीके से, कितना बेस्ट क्वालिटी का अनाज खरीद के उसको कितना नियंत्रित करते हैं, दैट इज वेयर वी प्ले अ मेजर रोल एज धार पशु आहार। ओके, तो नेक्स्ट सवाल आता है, महंगी फीड का मतलब हमेशा बेस्ट फीड होता है, मिथ है या फैक्ट है? बिल्कुल मिथ है। जस्ट बिकॉज कुछ आपने बहुत अच्छे पैकेट में एक जहर को लपेट के दे दिया और अच्छी ब्रांडिंग कर दी और स्ट्रॉन्ग सा प्राइस टैग उसके ऊपर लगा दिया, डजंट मीन वो जहर अमृत बन गया। राइट, तो ये मिथ है। कैल्शियम और मिनरल अलग से ना दो तो पशु की हेल्थ डाउन हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि हम पशु को क्या किस टाइप का फीड खिला रहे हैं। जैसा मैंने बताया, धार पशु आहार जो है वो एक कंप्लीटली बैलेंस संतुलित पशु आहार है, तो उसमें हमें अलग से सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि कोई पशु को निम्न लेवल का होम मिक्स का या इस प्रकार का कोई अनबैलेंस्ड डाइट खिला रहा है, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा सप्लीमेंट्स। राइट, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फीड दैट यू आर यूजिंग फॉर योर कैट। सिर्फ बढ़ी हुई भूख, मतलब अगर किसी पशु को अच्छी भूख लग रही है तो इसका मतलब पशु हेल्दी है, मिथ है या फैक्ट? काफ़ी हद तक ये फैक्ट है, बट इसको मैं मिथ इसलिए कहूँगा जस्ट बिकॉज पशु को भूख लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है। उसके अंदर बहुत सारे और सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, जैसा कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी और सारे तमाम काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम है। जब सारी चीज़ें सही तरीके से काम कर रही होगी तो हम कह सकते हैं कि एनिमल हेल्दी है। सिर्फ एक चीज़ कि वो खा रहा है, उसको भूख लग रही है, वो स्वस्थ है, इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ जजमेंट। ओके, और मे बी उसको भूख लग रही है, वो खा रहा है, लेकिन हर साल एक बच्चा नहीं दे पा रहा है, तो नुकसान है। इस Right. मतलब वो स्वस्थ नहीं है, उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है। ओके, तो ये भूख वाला जो पार्ट है, मेरे को एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया है, क्या ऐसा होता है कि अगर भैंस या गाय, पशु के अंदर कीड़े हैं, पेट के अंदर कीड़े हैं, तो उसकी भूख बढ़ जाती है, ऐसा होता है? ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पशु को नुकसान होने लगता है, उसकी इंटेस्टाइन खराब होने लगती है। अगर पशु के पेट में कीड़े हैं लगातार, उसके अंदर फिर एसिडिटी भी आएगी, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि क्या कहीं कहना। हाँ, आमतौर पर ये धारणा है कि ये ज़्यादा खा रहा है तो इसके पेट में कीड़े हैं, हाँ, वो गलत है, और वो फैक्ट बिल्कुल। ओके ओके, तो ये मिथ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। एक ही टाइप की फीड पूरी ज़िंदगी चलेगी और बदलने की ज़रूरत नहीं है, मिथ है या फैक्ट है? 100% मिथ। ओके, थोड़ा सा अगर मैं लिंक करके देखूं तो हम क्यों कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए। ठीक है, उसको ऊपर से कोई फीडिंग नहीं करनी है। क्या आप अपने बच्चे को 3 महीने की उम्र में टॉफ़ी खिलाना, मैगी खिलाना, चॉकलेट खिलाना प्रेफर करेंगे? नहीं। नो, राइट। सो इट्स द सेम थिंग, डिपेंड्स कि पशु किस अवस्था में है और कितनी उसकी मिल्किंग कैपेसिटी है, कैसी उसकी ब्रीड है, इन सभी चीज़ों पर फीड की रिक्वायरमेंट मैटर करती और वो बदलती रहती है। और वो बदलती रहती है लाइफ टाइम। फैक्ट्री मेड फीड हमेशा लोकल मिक्स से बेटर होता है, मिथ है फैक्ट है? फैक्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है तो वो बैलेंस्ड भी होगी, वो टच रहित होगी, कहीं ना कहीं उसमें टेक्नोलॉजी का टच होगा। कुछ एफर्ट्स फैक्ट्री ओनर अपनी तरफ से उसमें डालेगा कि मैं इसको कैसे थोड़ा सा बेटर कर दूँ। तो फैक्ट्री ओनर हमेशा कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा कि मेरा ब्रांड नेम खराब ना हो और मैं कुछ ना कुछ बेटर जो है वो कहीं ना कहीं दे पाऊँ विद इन द गिवन बजट। ओके ओके, ये मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया है और मैंने सुना भी है गांव में
हमारी दादी ने बोला था। तो सवाल ये है कि दूध निकालने से पहले गाय को गीत सुनाओ तो ज़्यादा दूध देती है। देखिए आजकल काउ कंफर्ट ये एक R&D का पार्ट है। काउ कंफर्ट पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो जिस तरीके से इट्स ऑल अबाउट आप एनिमल को कितना कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं। जितना वो कंफर्टेबल महसूस करेगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन अच्छे तरीके से दे पाएगा। अब वो कंफर्ट आप उसको गीत सुना के दे दिए हाँ। या उसको मतलब प्यार दुलार करके दीजिए या उसको सोने के लिए बैठने के लिए अच्छी जगह पे दीजिए। इट्स ऑल अबाउट काउ कंफर्ट। और गीत शायद में भी उसका एक हिस्सा हो सकता है। और हम उस संस्कृति से हैं जहाँ बातें हैं कि श्री कृष्ण जी ने मुरली बजाकर गायों को सम्मोहित करते थे और गायें उनके आसपास रहती थी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शायद जैसे हम पक चुके होते हैं ऑफिस लाइफ से, इससे घर से, काम से, तो हम म्यूजिक प्रेफर करते हैं कि यार कुछ माइल्ड, कुछ अच्छा जो बैकग्राउंड में चल रहा हो, तो वी फील अ लिटिल बेटर। राइट। सो सिमिलरली यस वी कैन कंसिडर इट समवेयर। अगर ऐसा कुछ मंत्रोच्चारण, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है। अच्छा। अगर जैसे गायत्री मंत्र है या इस प्रकार का कोई और अच्छा फ्लूट का म्यूजिक है या माइल्ड म्यूजिक कुछ अच्छा हम प्ले कर रहे हैं अपनी डेयरी के इर्द गिर्द, क्योंकि एनिमल हर वक्त स्ट्रेस में है। उसका कारण ये है कि वो एक जगह खूंटे पर बंधा हुआ है, उसको बाहर जाने के लिए नहीं मिलता है। सो इमेजिन योरसेल्फ लॉक्ड इन अ रूम फॉर द एंटायर लाइफ, कि आप उस जगह पे खड़े हैं, वहीं आपको खाना है, वहीं आपको निकालना है, वहीं आपको रहना है। तो शायद ये चीज़ें कुछ हम कर सकते हैं टू मेक देम फील अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड लिटिल बिट बेटर। अगर हम ये करते हैं तो शायद अच्छा कुछ रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब दादी सही कहती थी। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये आता है कि आपने कंफर्ट की बात करी थी। कुछ लोग मैंने देखा गांव में जब गाय का दूध निकालते हैं ना तो उसकी टांगे बांध के निकालता है। वहाँ तो कंफर्ट का मेरे हिसाब से बात ही नहीं हो रही है फिर। देखिए वो एक सिग्नल होता है जब पशु को वहाँ से एक पर्टिकुलर नस जो है वो उस पर जब वो प्रेशर पड़ता है तो एक केमिकल जो रिलीज होता है सीधा ब्रेन के पास जाता है कि भाई वो एक सिग्नल है कि अब तुम्हें दूध निकालना है। इस समथिंग सिमिलर कि माथे में बिंदी क्यों लगाई जाती है, उंगली में, इस उंगली में ये अंगूठी क्यों पहनी जाती है, कान को यहीं से क्यों छिदवाया जाता है। तो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर इक्वली एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। जब आप गाय को यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रस्सी लगाते हैं तो उसकी यहाँ से कुछ नर्व्स ऐसी फ्लो होती हैं जो ब्रेन में सिग्नल भेजती हैं कि इट्स द मिल्किंग टाइम एंड द हार्मोन इज सेक्रेटेड एंड द मिल्क इज एक्सट्रैक्टेड। ओके। तो मतलब वो ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि गाय वो ऐसा कुछ नहीं है, बशर्ते आप उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी रस्सी ना यूज़ करें जो बहुत हार्ड प्लास्टिक है, वो बहुत ज़्यादा आप उसको खींच के ना बांध दें, ऐसी चीज़ें आप ना करें। अदरवाइज इट्स अ टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड विच इज़ यूज्ड, और वो एज अ प्रोटेक्शन भी आप उसको समझ सकते हैं जो वो वाला दूध निकाल रहा है उसके लिए, as well as it works the other way also, as I have explained already. तो गाइस आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं इसी नोट पे। और बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी आपका। सभी किसान भाइयों या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ये जो नॉलेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपके कोई भी सवाल हैं वो हमारे पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ गाँव से ग्लोबल, और हम आते रहेंगे ऐसी अच्छे पॉडकास्ट, अच्छी नॉलेज लेकर जो आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।